तो मेरा सजेशन है थोड़ा अभी टेस्ट पे काम कीजिए ना, फिर टेस्ट के बाद में बच्चा आप रिस्पिरेशन इन प्लांट पे काम कीजिएगा ना। ये बहुत लॉजिकल चैप्टर, बहुत। और मैं कहता हूं इंडिया के 90% बच्चा बोलता है कि रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर डिफिकल्ट है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकल माइंड थोड़ा मैथ्स वैस वाला अप्लाई कीजिएगा ना, मैथ्स थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा, तो ये बच्चा बहुत आसान लगेगा। ये अभी तुम्हारा एज है सीखने का ना, तुम लोग अभी मैथ्स वैस पढ़ के आते हो, थोड़ा फिजिक्स अच्छे से आता है, तो ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग, मेरे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर कोई बोला जाए तो रिस्पिरेशन इन प्लांट ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि याद नहीं करना है इसमें, केवल अंडरस्टैंड करना है, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना है। और एक बार समझ लिया फिर लाइफ टाइम नहीं, उसे दोबारा देखना भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बॉटनी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उनको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अच्छे से एक बार अच्छे से 100% समझ गए तो उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है वो आप रिस्पिरेशन इन प्लांट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा अभी टेस्ट पे काम कीजिए, उसके बाद में रिस्पिरेशन, जो पूजा की छुट्टियां होंगी या टेस्ट के जस्ट बाद वाले वीक में आप रिस्पिरेशन पे काम कीजिएगा। पूजा के आई थिंक डिसाइडेड है 4 दिनों की छुट्टी तो होगी होगी, तो उसमें आप रिस्पिरेशन के बाद में दूसरा चैप्टर भी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। और टेस्ट में आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, बॉटनी में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। एनसीईआरटी को 2 बार ईमानदारी से पढ़िएगा, 2 बार ना, 2 टाइम्स, एक एक लाइन एनसीईआरटी को ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, और क्विज को एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा, क्विज को एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि पियर्सन आपने बना लिया है, वापस से नहीं बनाना। डॉक्टर ली बना लिया, वापस से नहीं बनाना। एक ही चीज यार दोबारा बोर हो जाओगे, एक ही चीज बार 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 बोर हो जाओगे। तो आपको ज्यादा इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री पे देना है, उसमें नंबर ज्यादा लाने। ठीक है, आपकी कोशिश यही होगी। ठीक है, हाँ, और मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लिए तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना यार, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। चलिए, अब हम लोग बात करें वापस से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे तो हम लोग कर रहे थे मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा किंगडम आपको इसलिए आसान लगता है क्योंकि मोनेरा किंगडम के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है। ये चैप्टर इसलिए आसान है क्योंकि मोनेरा हम पढ़ रहे, और मोनेरा के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो नेचर वाइज कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोट्स के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग मास्टर हो गए हो, पिछले चैप्टर में प्रोकैरियोट्स हमने डिटेल में पढ़ रखा, इसलिए तुम्हें लगता है बच्चा इजी ना, तुम्हें लग रहा है बच्चे लोग इजी लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी तुमने ये सब चीजें पढ़ रखी, बैक्टीरिया फैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन देता हूं, क्विक रिवीजन एक बार दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग मोनेरा किंगडम में पढ़ रहे थे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सभी को मालूम है यूनिसेलुलर होगा, जो भी इसके अंदर मेंबर होंगे यूनिसेलुलर होंगे, जो भी होगा प्रोकैरियोटिक होगा। इनके स्ट्रक्चर तो सिंपल है, इनके स्ट्रक्चर तो सिंपल है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर सिंपल है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह का ये न्यूट्रिशन करते हैं, ये पैरासिटिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है। ठीक है, ये कीमोऑटोट्रॉफ भी है, फोटोऑटोट्रॉफ भी। चलिए, सेकंड लिखता है ये मोस्ट डाइवर्स टाइप का मेटाबॉलिज्म करता है। मैं फिर से क्लियर करूं, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन अगर पूछा जाए तो प्रोटिस्टा कीजिएगा, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन पूछा जाए तो आप आंसर प्रोटिस्टा करके आइएगा। सेकेंड मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए तो मोनेरा कीजिएगा, मोनेरा कीजिएगा। क्वेश्चन अगर न्यूट्रिशन के राउंड में पूछा गया, न्यूट्रिशन को लेकर के पूछा गया कि सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन कौन करेगा, तो फर्स्ट नंबर प्रोटिस्टा, सेकेंड नंबर इज मोनेरा। अगर मेटाबॉलिज्म को लेकर के पूछा गया, अगर मेटाबॉलिज्म को लेकर के पूछा गया तो नो डाउट सबका बाप कौन है, मोनेरा, क्योंकि बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मोनेरा कर सकता है, नाइट्रिफिकेशन मोनेरा करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन मोनेरा करेगा, मीथेन नाम का गैस मोनेरा बनाएगा, दही मोनेरा बनाएगा, एंटीबायोटिक्स, ये सब बहुत सारे काम करता है मोनेरा। तो मेटाबॉलिज्म में मोनेरा पढ़ेंगे आज। चलिए,
इसके अंदर में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम एक और नामांकन किया गया था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ध्यान से सुनिए, पिछले क्लास में भी बताया है, फटाफट रिवीजन एक दे रहा हूं, एक रिवीजन दे रहा हूं। ये मोनेरा किंगडम के सबसे एडवांस्ड मेंबर ना, ये सबसे एडवांस्ड मेंबर के जगह ग्रुप कह दीजिए, ये सबसे एडवांस्ड ग्रुप है, एडवांस्ड ग्रुप ऑफ मोनेरा किंगडम। ग्रुप ऑफ मोनेरा किंगडम इतना एडवांस है कि साइंटिस्ट लोग भी कंफ्यूज हो गया था और इसे रख दिया था प्लांट किंगडम में। इसे साइंटिस्ट लोगों ने कहां रख दिया था? प्लांट किंगडम में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते थे। लेकिन बाद में इसे वापस से मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया और इसका नामांकन हुआ साइनोबैक्टीरिया। इसके सारे मेंबर फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, कोई हेट्रोट्रॉफ नहीं है, सारे मेंबर फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, यानी कि 100% इसके मेंबर ऑटोट्रॉफ हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं, फोटो ऑटोट्रॉफ है 100%। इसलिए तो इसका नाम एल्गी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, खाना खुद से बनाता है, ठीक है। तो 100% फोटो ऑटोट्रॉफ है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होगा जिसके अंदर नाम है बच्चा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है, और जहां भी दुनिया में, मैं एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे अर्थ में जहां भी क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट पाया गया है, जहां भी क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट पाया जाएगा, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम में भी क्लोरोफिल ए होगा, ग्रीन एल्गी में भी होगा, ब्राउन एल्गी में भी होगा, रेड एल्गी में भी होगा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी होंगे। तो जहां भी क्लोरोफिल ए होगा, फोटोसिंथेसिस में रिलीज करेगा ऑक्सीजन, इसे कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आपके दिमाग में चलेगा, सर क्या सारे मोनेरा किंगडम ऑक्सीजेनिक करते हैं? नहीं, केवल ब्लू ग्रीन एल्गी, केवल ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऑक्सीजेनिक करेगा। कुछ बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा किंगडम के दो पार्ट्स, ध्यान से सुनिए, मोनेरा किंगडम के दो पार्ट्स, एक पुराना वाला, एक पुराना वाला, ठीक है। पुराने वाले को मैं कहता हूं यूबैक्टीरिया। ये अगर फोटोसिंथेसिस करते थे तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, इनऑक्सीजेनिक, इनऑक्सीजेनिक, और इनके अंदर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था, O2 रिलीज नहीं होता था। ये बच्चा सल्फर वगैरह रिलीज करते थे, ये सल्फर रिलीज करते थे, इसलिए सल्फर बैक्टीरिया नाम दिया गया, सल्फर बैक्टीरिया नाम दिया गया, ठीक है। अब इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी नहीं था, इनके अंदर में क्लोरोफिल ए नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। इनके अंदर था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर था, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए तो नहीं था, उससे मिलता जुलता था बैक्टीरियो क्लोरोफिल। आप जब अब थोड़े एडवांस हो गए, मैच्योर हो गए, तो कुछ आपको एग्जाम्पल अब याद रखना पड़ेगा। अब जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको मिलेगा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, शायद अब मिलना स्टार्ट हो गया होगा। क्रोमैशियम नाम का बैक्टीरिया, अब खूब एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा, अब हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया, अब एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। क्रोमैशियम, रोडोस्पाइरुलम, ऐसे नाम आपको मिलेंगे। ये बच्चा पुराने बैक्टीरिया है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते तो थे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, यानी ये इनऑक्सीजेनिक वाले के एग्जाम्पल है, क्लोरोबियम, क्रोमैशियम, रोडोस्पाइर। इसी को सल्फर बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं, इसी को आप बच्चा सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? फोटोसिंथेसिस में रिलीज करेंगे सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में रिलीज करेंगे सल्फर। चलिए, दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म आया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोनेरा ही किंगडम का मेंबर था, प्रोकैरियोटिक ही था, लेकिन इसने बोला भैया हम रखेंगे क्लोरोफिल ए और हम रिलीज करेंगे ऑक्सीजन O2। दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन किसने रिलीज किया? ब्लू ग्रीन एल्गी। अर्थ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, याद करो, जब अर्थ बना था अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था,
मोनेरा आया, आर्कीबैक्टीरिया कोई ऑक्सीजन नहीं, यूबैक्टीरिया कोई ऑक्सीजन नहीं। पहली बार ब्लू ग्रीन एल्गी ने ऑक्सीजन अर्थ पे रिलीज किया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इसलिए नाम दिया एडवांस्ड, इसलिए नाम दिया एडवांस्ड। चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब सर एग्जाम्पल, चलिए तो अब एनसीईआरटी फॉलो करते। एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बाद में सभी के डाउट्स पे आऊंगा, सभी के डाउट्स पे आऊंगा। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया कहां रहेगा? बॉटनी में, ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बॉटनी की बात कर रहा हूं। आपको बोलेगा एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी, तीन वर्ड यूज किया जाएगा। फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं, जो पानी हम लोग पी लेते हैं, फ्रेश वाटर, उसमें कोई नमक नहीं। एक वर्ड आएगा सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर खारा पानी, समुद्र का पानी ना। और एक वर्ड आएगा, इसी को हम लोग, एक तीसरा वर्ड आएगा ब्रैकिश, नया वर्ड ब्रैकिश। ये क्या होता है सर? ब्रैकिश में भी नमक होगा लेकिन कम होगा, सॉल्ट में नमक ज्यादा, ब्रैकिश में इंटरमीडिएट, ऐसे समझिए। ये रिवर है, नदी है, फ्रेश वाटर, ये रिवर है, रिवर है, ये फ्रेश वाटर, और यहाँ ओशन है, ये है सॉल्ट वाटर। तो जहां पर दोनों मिलेंगे, जिस एरिया में दोनों मिलेंगे, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, उस एरिया का जो पानी होगा उसमें नमक तो है लेकिन कम क्वांटिटी में होगा, इसे ब्रैकिश कहेंगे, इसे हम लोग ब्रैकिश कहेंगे। ये वर्ड आएगा। तो एक्वेटिक का मतलब जिसमें पानी में नमक ना हो, फ्रेश, जिसमें नमक हो, सॉल्ट वाटर, ठीक है, खारा पानी जिसे कहते हैं, इसी को ओशन वाटर कह देंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सॉल्टी वाटर, ठीक है। और ब्रैकिश मतलब दोनों का बीच का, दोनों के बीच का, समुद्र का पानी, रिवर का पानी यानी गंगा, जब बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल से मिलेगी, उस एरिया में ब्रैकिश वाटर बनेगा। ठीक है, यहां तक याद रखिए। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, मिट्टी, मिट्टी पे रहना पसंद करते, मिट्टी पे रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं, टेरेस्ट्रियल। चलिए, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी तीन तरह के, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक का नाम, एक होगा यूनिसेलुलर, एक ही सेल का होगा तो नाम यूनिसेलुलर, एक सेल का है यूनिसेलुलर। दूसरा, दूसरा एनसीईआरटी में दिया है कोलोनियल, कोलोनियल, ये बताया था, लास्ट में थोड़ा सा छूट गया था ना। और तीसरा है फिलामेंटस, तीसरा है फिलामेंटस, ये बताया था। चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिलामेंटस, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कहां गया रे भाई मैं, हाँ, फिलामेंट। पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं, दुनिया का कोई भी, दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोटिक है तो वो यूनिसेलुलर ही होगा, यूनिसेलुलर ही होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूनिसेलुलर ही है, वो सभी के सभी यूनिसेलुलर ही हैं। तो सर कॉलोनी कैसे बन गई? सर कॉलोनी कैसे बन गई? आपने बोला था सभी के सभी मोनेरा किंगडम के एक ही सेल के होते हैं, तो सर यहाँ कॉलोनी कैसे बन गई? तो कॉलोनी बनने के पीछे कहानी क्या थी? हर, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये चार ऑर्गेनिज्म, इनके सरफेस पे, इनके बॉडी के बाहर में कुछ चिपचिपे सब्सटेंस है, नाम बता सकते हैं क्या? इनके बॉडी के बाहर कुछ चिपचिपे सब्सटेंस है, चिपचिपे सब्सटेंस है, जिसे एनसीईआरटी में लिखा है म्यूसिलेजिनस सीथ, सीथ मतलब लेयर, म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, जिसके दो दो नाम दे रखे एनसीईआरटी में, ये म्यूसिलेजिनस सीथ क्या है भाई? स्टिकी है, चिपचिपा है, तो ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप देखोगे तो लगेगा कॉलोनी है, आप देखिएगा तो लगेगा कॉलोनी है, लेकिन ये एक्चुअली में चार ऑर्गेनिज्म है, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से फिलामेंटस के साथ प्रॉब्लम है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये चौथा है, एक के ऊपर एक फिलामेंटस। ये सभी एक एक ऑर्गेनिज्म है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, सब एक एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके बॉडी के ऊपर में कुछ ऐसा ऐसा कवरिंग है,
ठीक है, चिपचिपे सब्सटेंस है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, ठीक है। इसी के चलते ये चिपचिपे हो गए हैं और आपस में जुटने लगे, आपस में जुटने लगे, आपस में जुटने लगे, तो इसी का नाम दे दिया गया फिलामेंटस। ये सभी एक एक ऑर्गेनिज्म है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, लेकिन आपस में जुड़ गए। सभी के नाम याद रखना है। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल दिया गया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को हम लोग खाने में यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर में ढेर सारा होता है प्रोटीन, इनमें खूब होता है प्रोटीन, इसलिए इसे कहा गया एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, जो क्लास 12th में पढ़िएगा। हमारा फ्यूचर का फूड है, हमारा फ्यूचर का फूड है। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट इसे स्पेस में ले जाते हैं, जब वो रिसर्च करने के लिए ऊपर 6 महीने 1 साल के लिए हाँ स्पेस में जाते हैं, तो इसे ले करके जाते हैं, इसलिए नाम पड़ा स्पेस एल्गी। इसे स्पेस में ले जाते हैं ना, वहां रिसर्च भी करते हैं, भूख लगता है इसको खा भी जाते हैं, और ये टैंक में ग्रो कर देते, वहां टैंक में ग्रो कर देते। स्पाइरुलिना को ये ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है ना। तो आप घर में भी लगाइए, घर में भी आपको ऑक्सीजन फ्री फोकट का मिलते रहेगा, ऑक्सीजन फ्री फोकट का मिलते रहेगा, और इसको निकालिए और खा भी जाइए, प्रोटीन भी है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, बड़ा फायदेमंद है भाई। चलिए, कॉलोनियल का एग्जांपल एना बेना याद रखें, एना बेना, एना बेना, ठीक है भाई। चलिए, अब बोला ना एग्जाम्पल खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब एग्जाम्पल याद कीजिए। अब यहां होगा नॉस्टॉक, भाई साहब आएंगे नॉस्टॉक, और दूसरा नाम होगा ऑसिलेटोरिया, 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 ठीक है, ऑसिलेटोरिया। अब कॉन्सेप्ट जानो, मजेदार, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और नीट का तो वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए गेस का क्वेश्चन है 2023 के लिए, तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन ये गेस कर रहा हूं, हो सकता है अगले साल ही आ जाए, हो सकता है अगले साल ही आ जाए। सर क्या, जो मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट को पिक करना। दुनिया में केवल और केवल मोनेरा किंगडम के अंदर में ताकत है, दुनिया में केवल और केवल मोनेरा किंगडम के अंदर में ये ताकत है कि नाइट्रोजन N2 को पकड़े और अमोनिया बना सके। फिर से बोल रहा हूं, हम N2 को पकड़ करके अमोनिया नहीं बना सकते, क्योंकि ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और ये बहुत हार्ड है, हम तोड़ नहीं सकते। दुनिया का कोई फंगस नहीं तोड़ सकता, दुनिया का कोई प्रोटिस्टा नहीं तोड़ सकता, कोई प्लांट ही नहीं तोड़ सकता। तो दुनिया में किसी के अंदर औकात नहीं है इस N2 में जो ट्रिपल बॉन्ड है तोड़े और अमोनिया बनाए। लेकिन मोनेरा किंगडम का मेंबर सभी नहीं बचा, कुछ फ्यू मेंबर, कुछ मोनेरा किंगडम के लोग बोलेंगे हमारी औकात है, हम इसे तोड़ करके अमोनिया बना देंगे ना, और इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद आया कुछ मिनरल न्यूट्रिशन? हाँ सर याद तो आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, N2 ट्रिपल बॉन्ड है, ये बहुत मजबूत है, किसी की औकात नहीं है तोड़ने की। मोनेरा किंगडम का मेंबर बोलेगा हम इसे तोड़ करके अमोनिया बना देंगे, प्रोसेस का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या सारा मेंबर करेगा? नहीं, ओनली फ्यू मेंबर, ओनली फ्यू मेंबर ऐसा कर सकता है। सर कौन कौन? बता रहा हूं एग्जांपल, राइजोबियम कर सकता है, नॉस्टॉक कर सकता है, ठीक। सर क्यों करता है? क्योंकि इसके पास है एंजाइम नाइट्रोजिनेस, क्योंकि मोनेरा किंगडम के मेंबर के पास है नाइट्रोजिनेस, ठीक है। जैसे राइजोबियम, उसके पास नाइट्रोजिनेस है, वो अमोनिया बना सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। लेकिन भैया ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेज है, एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये क्या करेगा? N2 को पकड़ेगा, N2 को एटमॉस्फेयर से पकड़ेगा और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नाइट्रोजिनेज का एक ही डिमांड है, नाइट्रोजिनेज का एक ही डिमांड है कि मैं जब काम करूंगा आसपास में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उस सेल में, उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो मैं काम नहीं करूं,
अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो मैं काम नहीं करूंगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करूंगा। तो नाइट्रोजिनेज को एक ही से डर लगता है, वो है बच्चा ऑक्सीजन। इसलिए एनसीईआरटी को लिखना पड़ा ऑक्सीजन सेंसिटिव। एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन दोगे काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन दोगे काम नहीं करेगा। तुम्हें मोबाइल दे दिया, तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तुम्हें मोबाइल दे दिया, ठीक है भाई, गेम लगा करके मजे कर रहे हो, तो तुम होगे बच्चा मोबाइल सेंसिटिव। मोबाइल के प्रेजेंस में पढ़ाई नहीं होती। अभी पढ़ाई कर रहे हो, अलग बात है। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम ये है बच्चा नॉस्टॉक, ठीक है, एक के ऊपर एक एक्सेल है। चलिए, इस कवरिंग का नाम बताइएगा, ठीक है। दो दो नाम है, किसी बच्चे को दोनों नाम याद है क्या? कल बताया था। क्या किसी बच्चे को दोनों नाम याद है? एक का तो नाम है म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है, यानी कि इसके अंदर में कुछ चिपचिपे सब्सटेंस, फटाफट बोल। जिलेटिनस सीथ, हाँ करेक्ट, म्यूसिलेजिनस एंड जिलेटिनस सीथ। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है, ये सभी ऑर्गेनिज्म 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सभी लोग फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, O2। सभी लोग क्या रिलीज कर रहे हैं भाई? O2। ऑक्सीजन रिलीज कर रहे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे। तो प्रॉब्लम है कि अगर सभी लोग ऑक्सीजन रिलीज करेगा, सभी लोग ऑक्सीजन अगर रिलीज करेंगे, तो अंदर में जो एंजाइम है, अंदर में जो एंजाइम है, हाँ, अंदर में जो एंजाइम है नाइट्रोजनेस, वो काम करेगा क्या? सभी लोग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजनेस तो काम नहीं करेगा, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो भाई। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो नाइट्रोजनेस काम करेगा नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा नहीं। तो लोगों ने मीटिंग बुलाया, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है, सभी ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम एक सेल को बोलेंगे कि तू फोटोसिंथेसिस करना बंद कर। एक सेल को बोलेंगे तू फोटोसिंथेसिस करना बंद कर, तू स्पेशल बन जा, तू स्पेशल बन जा ना, फोटोसिंथेसिस मत कर तू। फोटोस में O2 रिलीज होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तू फोटोसिंथेसिस करना बंद कर, ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगा। और इस स्पेशल सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। स्पेशल सेल का नाम है बच्चा हेट्रोसिस्ट, ठीक है। अब देखिए, और बाहर की दीवार मोटा कर दी गई, बाहर की दीवार मोटा कर दी गई, थिक सेल वॉल बना दिया गया और फोटोसिंथेसिस को मना कर दिया गया। दो फायदे, अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। ऑक्सीजन अगर रिलीज नहीं होगा, अंदर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो नाइट्रोजनेस आसानी से काम करेगा, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो बोलेगा सर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो खाना कैसे खाएगा, फूड कौन बनाएगा? तो बोला गया कि हम लोग देंगे। बगल वाले सेल बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे, तू टेंशन मत ले, हम लोग खाना इंतजाम कर देंगे, तू फोटोसिंथेसिस मत कर। चलो एक काम। सेकेंड, बाहर का दीवार मोटा बना ले, क्योंकि बाहर से अंदर ऑक्सीजन भी जा सकता है, क्योंकि सभी लोग ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, सभी लोग ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन अंदर चला गया तो तू नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं करेगा। इसलिए दो दो बातें, एक तो मोटा थिक सेल वॉल बना ले जिससे अंदर ऑक्सीजन ना आए, और दूसरा फोटोसिंथेसिस करना बंद कर। तो इसी स्पेशल सेल का नाम है हेट्रोसिस, जो अगले साल तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। हेट्रोसिस क्या होता है? क्या कीजिएगा आंसर बोलिए? स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल विच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि इनके अंदर में स्पेशल सेल होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए, अब हैंड रेस कीजिए। क्या आपको एनसीईआरटी में दिखा था ये फिगर? क्या अब भेजे में बात आती है? क्या अब आपको भेजे में बच्चे लोग बात आती है? देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी फॉलो किया या नहीं किया। चलिए भाई साहब, बहुत पढ़ा दिया। क्या बच्चा आपको हेट्रोसिस दिखता है?
हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसे क्या फायदा मिलेगा? लेग हीमोग्लोबिन बच्चे लोग प्लांट में होता है, ये काम करने के लिए प्लांट में लेग हीमोग्लोबिन होते हैं। और इसमें इस फिलामेंटस बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है हेट्रोसिस्ट। फिर से क्लियर कर देता हूं, इस बात को क्लियर कर देता हूं, ठीक है? इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनो, इस बात को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे, तो ये बच्चा प्लांट था, ये प्लांट था, ये रूट था, लेग्यूम प्लांट का, दाल बनाने वाले। इसने क्या किया, अपने तरफ राइजोबियम बैक्टीरिया को बुलाया कि भैया तू आके रह, यहां आ, और नोड्यूल बना। नोड्यूल, नोड्यूल मतलब गांठ, इस तरह से गांठ बना ले और यहीं आकर के रहेगा तू, ठीक है? नोड्यूल्स इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। अब राइजोबियम आके यहां रहने लगा, ध्यान से देखो, यहां राइजोबियम रेड वाला आके रहने लगा, राइजोबियम आके रहने लगा। प्लांट ने बोला रहने के लिए जगह मैं दूंगा, खाने के लिए मैं दूंगा, तू नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 को पकड़, अमोनिया बना और मुझे दे, तुझे भी जरूरत है रख ले। लाइफ चलाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, नाइट्रोजन से एमाइनो एसिड बनते, नाइट्रोजन से हार्मोन्स बनता है, नाइट्रोजन से एंजाइम्स बनता है, बिना नाइट्रोजन का लाइफ नहीं। प्लांट बोले मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है, तू पकड़ सकता है, रह मेरे पास, खाने के लिए जगह दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा। अब राइजोबियम यहां आकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करता है, लेकिन बोलता है कि नोड्यूल में तो खूब सारे ऑक्सीजन है, नोड्यूल में तो खूब सारे ऑक्सीजन है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि नोड्यूल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। तो प्लांट और बैक्टीरिया मिल करके एक पिगमेंट बनाएंगे, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, जैसे आपके अंदर में ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। काम क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन पकड़ता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम प्लांट, मटर दाल बनाने वाले प्लांट, लेग्यूम प्लांट अपने अंदर हीमोग्लोबिन बना लिया, तो नाम पड़ा लेग हीमोग्लोबिन। और ये क्या करेगा? सारे ऑक्सीजन को बाहर फेंकेगा, सारा ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, सारा ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। अब सारा ऑक्सीजन अगर बाहर चला गया तो अंदर में ऑक्सीजन की हो गई कमी, अंदर अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो अब आसानी से यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक पिगमेंट बनाना पड़ता है, लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को भगा देगा। ऑक्सीजन हट गया तो एंजाइम आसानी से काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा रखा है, ये मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने बोला था पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बोला था, ऐसा नहीं तुक्का में बोल दिया कि पढ़ लेना, नहीं, समझने की। अब बताइए, जो एना बैना है, ये लोग, इन लोग के पास में कोई लेग हीमोग्लोबिन नहीं, इनके पास क्या करे भाई? तो बोला गया भैया स्पेशल सेल बना ले, स्पेशल सेल बना ले, नाम क्या दिया गया? हेट्रोसिस्ट। और उसी के अंदर नाइट्रोजन परफॉर्म करेगा, फिक्सेशन परफॉर्म करेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था नाइट्रोजन क्यों चाहिए? आंसर सिंपल है बेटा, लाइफ चलाने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो नाइट्रोजन बनाएगा, एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजन बनाएगा, हार्मोन चाहिए, नाइट्रोजन बनाएगा, विटामिन चाहिए, वो नाइट्रोजन चाहिए, हर सभी को नाइट्रोजन चाहिए। इसलिए हम सुबह में अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होते हैं। आगे समझ में? चलिए फटाफट अब बताओ किसे किसे क्लियर है 100%? हेट्रोसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या हेट्रोसिस कैरी और नाइट्रोजन? अरे भाई, हेट्रोसिस एक सेल है जिसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बस। हेट्रोसिस एक सेल है जिसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। चल ठीक है, अभी की नहीं, आर्नाइन स्टॉट के बारे में अभी बातें नहीं करेंगे, अभी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पे बात करेंगे, ठीक है? चलो यहां तक हो जाएगा, मैं आ रहा हूं, रिस्पिरेशन भी बताऊंगा अलग से, पहले ये पार्ट कंप्लीट कर, ये पार्ट कंप्लीट कर।
चलिए ध्यान से देखिए, ये देखो ध्यान से, ये बच्चा ये है रिवर, मान लो ये एक लेक, लेक, ये बच्चा लेक है, लेक पॉन्ड मतलब तालाब है। यहाँ बच्चा पानी भरा है, ध्यान से सुनना, यहाँ बच्चा पानी भरा है, पानी, वाटर, पानी भरा है, ये पानी, ठीक। इस पानी के अंदर में अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चा, हम है किसान, हमने यहाँ लगाया क्रॉप्स, फसल, हमने यहाँ क्रॉप्स लगा दिया, फसल लगा दिया, और खेती बढ़ाने के लिए हमने खूब सारा डाल दिया फर्टिलाइजर, 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 F4 फर्टिलाइजर, F4 फर्टिलाइजर, F4 फर्टिलाइजर। हम किसान है, खेत बढ़ाना है, खेती बढ़ाना है, फसल के पैदावार को बढ़ाना है, हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, और वो फर्टिलाइजर मिट्टी में बैठ गए, बारिश हुआ, बारिश से बहते हुए ये फर्टिलाइजर, F4 फर्टिलाइजर आगे कहां गए भाई, पानी में, पानी से बहते हुए यहां। अब यहां आ गया बच्चे लोग एल्गी, वही ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो बोलेगा यार खूब फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट खूब है, फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिएंट्स, पहले न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, लेकिन न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा तो एल्गी का अचानक से बच्चा, न्यूट्रिएंट बढ़ा तो एल्गी का अचानक से ग्रोथ हो गया, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी का ग्रोथ अचानक से बढ़ गया। इसी को एनसीईआरटी कहता है एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ। फिर से बोलता हूं, न्यूट्रिएंट यानी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, यही सब होते हैं ना, ठीक है। तो अचानक से न्यूट्रिएंट बढ़े, फर्टिलाइजर का अमाउंट बढ़ा तो एल्गी का ग्रोथ बढ़ गया, इसी को कहता है एनसीईआरटी एल्गल ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ। अब ये आराम से नहीं बैठेंगे, ये खतरनाक वाले एल्गी है, ये बच्चा अपने बॉडी से रिलीज करेगा केमिकल, बॉडी से रिलीज करेगा केमिकल, बॉडी से रिलीज करेगा केमिकल, केमिकल का नाम डेथ फैक्टर, केमिकल का नाम डेथ फैक्टर, नाम में लिखा है डेथ फैक्टर। ये केमिकल से खुद तो नहीं मारेगा, खुद को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यहां रहने वाली जो मछलियां हैं, फिश हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनका होने लगा डेथ, अंदर में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका होने लगेगा डेथ, वो मरने लगेंगे, और धीरे धीरे लेक के अंदर के सारे ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा डेथ, मर जाएंगे मछलियां, ठीक है, अंदर के जो भी ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे, और धीरे धीरे खूब सारे मर करके नीचे बैठने लगेंगे, और यहाँ एक्ट्रिया बैक्टीरिया आ जाएगा भाई, बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट हो जाएगा डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, मरे सड़े गले हुए हो गए, बैक्टीरिया भाई साहब पहुंच गया, और यहां डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया, डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, कुल मिलाकर के लेक बर्बाद हो गया, कुल मिलाकर के लेक बच्चा बर्बाद हो गया, खराब हो गया। इस लेक की ना खराबी को एक प्रोसेस कहते हैं यूट्रोफिकेशन, इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जो हमें पढ़ना तो है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्लास 12th, इसलिए अभी दिमाग नहीं लगाना है, रिसर्च नहीं करना है। स्टेप वाइज बता देता हूं। सबसे पहले किसान लोग फर्टिलाइजर डाला खेतों में, पानी से बारिश हुई, मूव करके आगे का लेक में, लेक में फर्टिलाइजर का नंबर बढ़ा, न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा, एल्गी का ग्रोथ एक्सेस हो गया, नाम पड़ा एल्गल ब्लूम, नाम पड़ा एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब क्या करेगा, वो रिलीज करेगा डेथ फैक्टर, तो अंदर के सारे ऑर्गन्स का हो गया डेथ, और जब डेथ हो गया तो बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, डिकम्पोज स्टार्ट कर देंगे। इसलिए कभी आसपास, कभी बच्चा तालाब के पास देखो, वो बहुत गंदा महकता है, पानी मटमैला होता है, क्लियर पानी नहीं है, मटमैला है, महकता बहुत खराब है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और एक टाइम आएगा लेक हमेशा के लिए बच्चा भर जाएगा, भर जाएगा, और लेक खत्म हो जाएगा, लेक एक फॉरेस्ट में, एक जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस का नाम यूट्रोफिकेशन कहलाएगा। लेकिन इसमें लगेंगे 200 ईयर, 300 ईयर ना, हमें कभी दिख नहीं पाएगा,
चल रहा है, यूट्रोफिकेशन चल रहा है। सुनते हो डल लेक कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगा ना। इंडिया में कितने सारे लेक है जो बोला जा रहा है अब खत्म हो जाएंगे, इनका लाइफ खत्म हो गया है, अब ये लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो यूट्रोफिकेशन की बातें कर रहे हैं जो हम लोग क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी रिसर्च नहीं करना है। बस एल्गल ब्लूम क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ, बस ये लिख के आइएगा। एल्गल ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, एल्गी का एक्सेस ग्रोथ होना, खत्म। आगे भेजे में बात एल्गल ब्लूम, फटाफट हैंड रेज करो, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्लियर है, चलिए ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक खतरनाक है, मेरे वैसे 3 मिनट बजाए तो अगले वाले सेशन में करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। न्यूट्रिशन रिस्पिरेशन के बारे में। फिलहाल बैक्टीरिया कई सारा की बीमारी कॉज करता है, आपने कभी नाम सुना है बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी करता है? एनीवन? प्लांट को भी करता है, एनिमल को भी करता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? एनिमल पे कौन कौन सी बीमारी होती है बैक्टीरिया से रिलेटेड? एनीवन? कोई बच्चा टाइप कर सकता है? ठीक है, हमें होता है बच्चा बहुत सारी बीमारी, जैसे कि हमें होता है टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है। हमें होता है एंथ्रेक्स, नाम सुना है? होता है निमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया। हमें होता है जब बेटा टेटनस, ठीक है। हमें होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी बीमारी बैक्टीरिया करता है, ये बीमारियां बैक्टीरिया करता है। टाइफाइड हो, एंथ्रेक्स हो, निमोनिया हो, टेटनस हो, टीबी ना। और प्लांट में एक बीमारी दे रखा है बच्चा, बस एक ही याद रखिए, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया है, सिट्रस कैंकर, एक प्लांट की बीमारी है जो बैक्टीरिया कॉज करेगा, ठीक है। क्लास 12 में, अभी दिमाग मत लगाइएगा, क्लास 12 में बताऊंगा। प्लांट को कैंसर कॉज करता है, प्लांट को बच्चा कैंसर कॉज करता है, प्लांट को ना ट्यूमर कॉज करता है एक बैक्टीरिया। सर प्लांट को भी कैंसर होता है? हाँ। प्लांट को भी ट्यूमर होता है? हाँ। प्लांट को भी ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, जो हमें अभी नहीं पढ़ना, क्लास 12 में पढ़ना। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12 का टॉपिक, क्लास 12 का टॉपिक। नीट में क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम लेता है, ध्यान से सुनना। नीट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ना। आपको हर ऑप्शन में 4-4 बीमारी दे रखेगी, हर ऑप्शन में। इंड होगा वापस से रिज्वाइन करेगा, इंड होगा वापस से रिज्वाइन करेगा, 4-4 बीमारी दे रखी हो। कौन सा ऑप्शन बैक्टीरियल डिजीज के लिए सही है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा 16 ऑप्शन, 16 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन टाइम खर्च हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन 1 में देखना है बच्चा कि कोई वायरल वाला डिजीज तो नहीं है, जैसे दुनिया का कोई भी पॉक्स हो, सिंपल स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कोई भी पॉक्स हो, कोई भी फ्लू हो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोई भी फ्लू हो, एड्स, कोल्ड फीवर, ये तो वायरस के से होते हैं। तो आपको ऑप्शन में वायरस वाले को देखना है और कट कर देना है। वायरस वाला डिजीज को देखा, बोले भैया ये तो वायरल वाला डिजीज है, हटाओ ऑप्शन,